गांधीवाद में कुछ क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। एक तो गांधी में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, और वो आज तक गांधी में पूछा गया सबसे अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर प्रीवियस ईयर का एक सवाल आपने सॉल्व किया हो तो आप बताइए मुझे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता दें, फिर वर्तमान में एक दो सवाल आपको बता दें। तो प्रीवियस ईयर का सवाल आपने देखा है गांधी से? देखा है तो बताइए, कोई समस्या आई या नहीं समस्या आई? समस्या नहीं आई कहीं? फिर तो बहुत अच्छी बात है, समस्या आई ही नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं देखा तो? अच्छा, प्रश्न है। अच्छा, जिन लोगों ने देखा उनको सबसे कठिन सवाल कौन सा लगा? प्रीवियस ईयर में गांधी को देखा तो सबसे टफ क्वेश्चन आपको कौन से लगे? अच्छा, तो अब कोई कोई तो आप कुछ लिख लीजिए क्वेश्चन, अगर आप नहीं पूछना चाहते तो। एक दो प्रश्न आप लिख लीजिए। पहला, अब देखिए हम क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं जरा, कैसे। और आप याद रखिए, गांधी में जो हमने पढ़ा दिया उसका विषय वस्तु उससे ज्यादा आप अपेक्षा नहीं कर सकते, कुछ से ज्यादा विषय वस्तु होगी। अब एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है? लैंग्वेज चेंज करेगा, एक कोई बीच से उठा के बात दे देगा। तो आपको क्या टेंडेंसी होनी चाहिए? किसी चीज का विस्तार करने की। प्रश्न आप लिखिए, जो सबसे सिंपल आपको प्रश्न दिखेगा आप लिख लीजिए। पहला, राज्य आत्मा रहित मशीन है, टिप्पणी कीजिए। स्टेट इज अ सोललेस मशीन, कमेंट। राज्य आत्मा रहित यंत्र है, मशीन है, टिप्पणी कीजिए। किसी ने कहा एक तरफ गांधी ईश्वर धर्म की आलोचना करते हैं, ये किसने कहा ईश्वर धर्म की आलोचना करते हैं गांधी? ये कहां से आपने पढ़ लिया? गांधी ईश्वर धर्म की आलोचना करते हैं? मतलब दोस्तों, आप ये कहना चाहते हैं कि शाहरुख खान करण जौहर की आलोचना करते हैं? अजीब सी बात है। अब गांधी को आपने फिर पढ़ा क्या? अगर आपने कहीं से ये पढ़ लिया, और सवाल यह है कि फिर आपका स्रोत क्या है, ये हमें फिर चिंता का विषय है। क्या क्या? कैथोलिक चर्च में? अरे भाई, आप देखिए, धार्मिक रूढ़ियों की आलोचना करना। अब जरा सोच के देखिए, धर्म के नाम पर कोई छुआछूत करेगा तो गांधी ने कहा भाई ऐसे धर्म को नहीं मानेंगे वो। इसे धर्म की आलोचना करना ठीक नहीं है, रूढ़िवाद की। तो गांधी बड़े ही अच्छा, गांधी परंपराओं को, धर्म को मानते थे, उसके बाद भी बड़े ही उदारवादी किस्म के व्यक्ति थे। भाई, उदारवाद का मतलब है जो हर विचारों के प्रति समान रूप में दृष्टिकोण रखता हो, हर विचारों को अपनाने को तैयार रहता हो, अगर उसमें अच्छाई है तो आप तो गांधी धर्म ईश्वर की आलोचना नहीं करते। लिखिए, प्रश्न लिख लीजिए। नोट्स में दिया है, जरा देखें कहाँ पे लिख दिया है, कहाँ पे, कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? अच्छा,
इसको हम करेक्ट करवा देंगे, इसको करेक्ट करवा देंगे हम। भाई गांधी धर्म की आलोचना नहीं करते, गांधी धर्म की आलोचना कर देंगे फिर तो। जरा देखें। अच्छा अच्छा, हाँ, तभी तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। ओ माय गॉड। दो मैं सुबह सुबह कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ये निराश करने वाली प्रवृत्ति है। आप पढ़ तो लीजिए किस संदर्भ में, किस टॉपिक में लिखा गया है। वो अराजकतावाद की विशेषता लिखी गई है और आप उसे गांधी से जोड़ रहे हैं। अराजकतावाद गांधी के पहले भी क्रोपोटिकन थे, बाकुनिन थे, प्रूदो थे, रसिया के तमाम अराजकतावादी थे। तो वहां अराजकतावाद का मतलब भी लिख दिया गया है, गांधी का मतलब वो नहीं है। भाई गांधी जब दार्शनिक अराजकतावादी थे, इसका मतलब है गांधी का अराजकतावाद पश्चिमी दुनिया के अराजकतावाद से भी अलग है। क्या हुआ? क्या किया जाए? अब इस पे विचार करना पड़ेगा मुझे। तो ये प्रवृत्ति में धर्म, गांधी धर्म की आलोचना करते हैं। अरे लिख देखते हेडिंग क्या है, उसके नीचे पढ़ क्या रहे। ये तो अच्छा, दूसरी बात है, कुछ चीजें एकदम कॉमन सेंस में गांधी, हमने तो सुन के हमें कहां से पढ़ लिया गांधी धर्म। इतना क्लास करने के बाद अगर आप ये लिख के गांधी धर्म की आलोचना करते हैं। अब लिख लीजिए, पहले लीजिए शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो आप इसलिए नोट्स में लास्ट में ये बात लिख दी गई है, अराजकतावाद का मतलब क्या है। भाई कभी आपको बार बार हम अराजकतावाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जहां भी एनार्किज्म शब्द का प्रयोग होगा उसका वही मतलब होगा जो लास्ट में नोट्स में लिखा गया है। वो गांधी का विचार नहीं है। तो इसलिए गांधी का अराजकतावाद सही मायने में पश्चिमी दुनिया के एनार्किज्म से इट इज क्वाइट डिफरेंट। प्रश्न एक शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए। देखिए आपने, राज्य आत्मा रहित मशीन है। अब बताइए इस पे क्या लिखेंगे। अब मान लीजिए कि आपको एक शॉर्ट, देखिए कैसे कोई चीज लिखते हैं। स्टेट इज अ सोललेस, राज्य एक आत्मा रहित मशीन है। तो सवाल यह है कि मान लीजिए शॉर्ट नोट्स को हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आप लिखेंगे। अब आपको याद दिला दें किसी भी एक चीज का, अब आपको ये तुरंत गेस कर जाना चाहिए कि गांधी के राज्य के विचार से पूछा गया है और राज्य का विचार कल आपने देख लिया। अब ये लिखने का तरीका होता है। अब राज्य राज्य अगर आत्मा रहित मशीन है तो गांधी किस राज्य की बात करते हैं। दैट इज अ मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट, जो आधुनिक राष्ट्र राज्य आया उसकी बात करते हैं। क्योंकि आधुनिक राष्ट्र राज्य का और आधुनिक राष्ट्र राज्य का मूल आधार कहाँ पे है, हॉब्स में है, लॉक में है, पश्चिमी विचारों को हम पढ़ते भी हैं। और आधुनिक राष्ट्र राज्य का मतलब पुलिस स्टेट है, मिलिट्री स्टेट। तो गांधी ने इसीलिए कहा, और दो तीन पॉइंट आपने लिख दिया, गांधी का राज्य हिंसा के संगठित प्रयोग की मशीन है। और राज्य हिंसा करती है, स्टेट रिसोर्ट द वायलेंस, राज्य के द्वारा हिंसा किया जाता है। और कारण यह है पुलिस एंड आर्मी। और राज्य क्यों, गांधी क्यों मानते थे कि राज्य आत्मा रहित मशीन है, क्योंकि याद रखिए हमेशा गांधी की फिलॉसफी हर जगह एक लाइन में लाना ही है। गांधी आध्यात्मिक थे, धार्मिक थे और माना करते थे आत्मा तो व्यक्ति में होती है, राज्य में तो होगी नहीं। आत्मा व्यक्ति में होती है, इसलिए गांधी की व्यक्ति की बात हमेशा आप लाएंगे, फिलॉसफी की बात हमेशा आप लाएंगे। कोई भी गांधी का विचार आ जाए, एक दो लाइन उसके फिलोसफिकल थॉट आप जरूर देंगे गांधी के। और अगर राज्य हिंसा करती है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है व्यक्ति का। जहां पे राज्य हिंसात्मक होगा, राज्य शक्तिशाली होगा,
वहां स्वराज्य होगा या नहीं होगा? वहां नहीं हो सकता। न वहां स्वराज्य होगा, न ही वहां लोकतंत्र होगा। क्योंकि जब राज्य हिंसा करेगी, दमन करेगी, तो ऐसे राज्य में नीदर स्वराज्य कैन एग्जिस्ट एंड नॉर अ डेमोक्रेसी। इसीलिए गांधी ने क्या कहा? राम राज्य और पंचायती राज। राम राज्य और पंचायती राज, ये गांधी का विचार है। सारी बातें वही राज्य की आगे कि नहीं आगे? शॉर्ट नोट्स अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। अब देखिए कई बार, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, कई बार हम थियरी को लिखने में, विचारधारा को लिखने में हिस्टोरिकल अप्रोच अपना लेते हैं। अब जीएस का भी पेपर देखे आप जाइए, हिस्ट्री का भी सवाल कॉन्सेप्चुअल पूछता है, हिस्टोरिकल नहीं। कि गांधी ना होते तो राष्ट्रीय आंदोलन का क्या होता। एग्जाम आपसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं पूछ रहा है, वो सीधे कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे पूछ रहा है। तो कई बार हिस्ट्री पढ़ने घाटा हो जाता है कि हर जगह चीजों को हम हिस्टोरिकल देखना शुरू कर देते हैं। अब गांधी राज्य के बारे में क्या कहते हैं, तो असहयोग आंदोलन लिखना शुरू कर दिया आपने। गांधी के थॉट इंपॉर्टेंट है, विचार इंपॉर्टेंट है, घटना ही नहीं। असहयोग आंदोलन एक प्रैक्टिस है, घटना है। भारत छोड़ो मूवमेंट एक घटना है। और जब इसीलिए नेशनल मूवमेंट में भी आए तो गांधी का ये थॉट पहले आना चाहिए, घटना है एक लाइन में बीच में। नेशनल मूवमेंट में घटना आ जाएगी एक लाइन बीच में, इसलिए सारी बात वही आ गई। इसे जब आप कोई नोट्स आप पढ़ते हैं राज्य के बारे में, से पीछे 3-4 पॉइंट आप लिख लिया आपने। जब भी राज्य की बात आएगी वही घुमा फिरा के बात करेंगे। दूसरा प्रश्न आप लिख लीजिए। अब देखिए भूमिका और निष्कर्ष, और आपको याद दिलाते हैं, भले जैसे जो लोग मेंस लिखना चाहते हो, दो प्रॉब्लम आती है। जैसे एक तो सवाल 150 शब्द का आता है, दूसरा 250 शब्द का, या उसमें कोई लिमिटेशन होता नहीं। तो जो सब 150 का आता है उसको लिमिटेशन में ही आप लिखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो 150 वाले शब्द में भूमिका छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं बनेगी, प्रश्न छूटने पे। अगर मेरे आपके पास ये ऑप्शन है, भूमिका के साथ टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन है, कोई विकल्प नहीं है। हमेशा आप याद रखिए, बेस्ट मैनेजर का लक्षण क्या होता है? हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये काम नहीं कर रहा है, बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर 2, हमें इसी आदर्श के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ते जो मिले ही नहीं। और मैनेजर कभी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाता। मैनेजर हमेशा ऑप्शंस रखता है, भाई ये हमें सेल्स करना है, स्ट्रेटेजी नंबर 1, फेल हुई तो स्ट्रेटेजी नंबर 2, उसके पास ऑप्शंस होते हैं। इसलिए बेस्ट तरीका है, हर प्रश्न में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ जाए और आपको ऐसा लगे कि इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष लिखने में 2-3 सवाल ही छूट रहे हैं, तो आप याद रखिए 150 शब्दों में एकदम टू द पॉइंट आप आ जाइए। उसमें आपको उतने घाटे नहीं होंगे जितना प्रश्न छोड़ने का होगा। तो स्ट्रेटेजी नंबर 2 है। स्ट्रेटेजी नंबर 3, अगर आपको लगता है हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो शब्द सीमा तुरंत कम कर दीजिए। इसे एक बार 3 घंटे लिखने के बैठ लीजिए। और हम आपको फिर रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, उसमें कभी देखने के लिए मत आइए, फिर देखेंगे जरा हम भी टेस्ट सीरीज लिख के देखते कैसा होता है। मुफ्त में है इसलिए जरा अपेयर हो ही जाते हैं, कोई फायदा उसका नहीं होता। टेस्ट सीरीज में तब अपेयर होना चाहिए, सल आप मीन्स देने जा रहे हैं नंबर 1, पूरी वेल प्रिपरेशन है। टेस्ट सीरीज क्यों है? टाइम मैनेजमेंट के लिए। अब टेस्ट सीरीज में जाके 2 सवाल लिख के चले आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज से अच्छा घर पे लिख लीजिए। टेस्ट सीरीज फाइनल टच के लिए होता है, टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है, इन सब चीजों के लिए टेस्ट सीरीज होता है। ये नहीं कि मतलब देखने चले, चलो लिख आते हैं, चलो हम भी जरा देख ही लेते हैं, मुफ्त कॉपी खोज खाद के चले जाते हैं, तब उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आप स्ट्रेटजी बेस्ट तरीका क्या है वो एक अलग बात है, पॉसिबल बेस्ट क्या है, हमेशा दूसरे विकल्प पर हमेशा विचार करना चाहिए। इसलिए आप देखिए डे 1 से सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, हम क्या लिखेंगे, कहाँ हमारी शब्द सीमा क्या है, हमारा लेंथ कितना है, राइटिंग स्पीड कितनी है, उस हिसाब से मैं स्ट्रेटजी बनाएंगे, दूसरे कहने से नहीं। और ये बात तो कर, जब आपने शायद राहुल का वीडियो देखा होगा, राहुल से ये बात मैंने सीखी, मैं देख के दंग रह गया कि आदमी इतना शार्प मैनेजर हो सकता है। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जब टेस्ट लिखता था तो मेरा 18-19 सवाल पूरा होता था, 20वां पूरा ही नहीं होता था। तो मैंने सोचा क्या करूंगा। उन्होंने क्या किया, हिंदी में जो ऊपर लाइन मारते हैं, उन्हें पूरे आंसर सुन के कभी कॉपी देखी, आज भी कॉपी है मेरे पास,
उनके आंसर में ऊपर लाइन नहीं है, 20 सवाल पूरा कर लिए। इतना शार्प मैनेजमेंट होता है। अब क्या लगता है केवल विद्वान बनना, पढ़ लेना, परीक्षा में पास होनी जरूरी है? नहीं। तो डे 1 से इस जीएस में मैनेजमेंट, जीएस में कितना टाइम देना है, क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, लिखने में कितना टाइम देना है, एक प्रश्न देखा कितने आयाम है, उसमें कितना मैनेज करना है, इतना वेल थॉट आउट प्लान है कि इस एग्जाम में आपको पास होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बाकी तो देखिए दोस्तों, फिर बहाना बनाने की बहुत सारी चीजें हैं, मीडियम भी है, ऑप्शनल भी है, दुनिया भर चीजें हैं, बुखार, बीमारी, मलेरिया, हैजा, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके बाद तो बहुत सारी तमाम चीजें हैं, हकीकत कुछ और है। ये स्ट्रेटजी इस वे होगी, उसका एग्जाम कभी नहीं रुकेगा। और जब ये ऐसे बिना प्रबंध के पढ़ाई होगी तो आप कितने साल प्रिपरेशन कर लीजिए, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको दिखेगी एग्जाम में। यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पे यही बस बेसिक फर्क हो जाता है, तो आपको सीखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए। अच्छा, भूमिका बता दें, भूमिका और निष्कर्ष आपको बता दें कि भूमिका कैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स वेयर वी आर ओरिजिन। निष्कर्ष का मतलब है वर्तमान प्रासंगिकता, एक दो लाइन लिख दिया। अब अगर गांधी को भूमिका लिख रहे हैं तो देखिए सबसे सरल भूमिका क्या हो सकती है, गांधी ने हिंद स्वराज में लिखते हुए कहा, ये सरल भूमिका हो सकती है। गांधी, जैसे कई फ्रेज होते हैं उसको हम याद रखते हैं, गांधी संतों में राजनेता, राजनेताओं में संत थे, यहां शुरू कर दिया। अब सीधा मत लिखिए गांधी का ऐसा विचार है, ऐसा लगता गांधी हमारे दोस्त थे। भाई कोई कितना महान है वो शब्दों के विशेषण से पता चलता है। जैसे मार्क्स आप लिख रहे हैं, देखिए मार्क्स ने ऐसा कहा, अरे इसलिए क्रांतिकारी, मानववादी, लोकतांत्रिक विचारक मार्क्स, 3 विशेषण का प्रयोग किया। पहले राजा महाराज आते थे तो जो उनका चौकीदार होता था ऐसे उनको इंट्रोड्यूस करता था, जिल्ले इलाही, शहंशाह हिंद, क्या केवल ये कहता सम्राट अकबर पधार रहे हैं, अकबर गला काट लेते उसका। भाई विशेषण मतलब कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है, उसके सामने विशेषण तो लगेगा। ऐसे शायर हमेशा विशेषण में ही बात करता है कि तुमको देखा तो ऐसा लगा, पता नहीं कैसा कैसा लगा। सामान्य आदमी भड़बड़ा के सीधे बोल देता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। ये देखिए ये कला जीवन में हर जगह होनी चाहिए। और बोल बच्चन की दुनिया है दोस्तों, अगर बोल बच्चन आप करना जानते हैं, लिखना आपके बाएं हाथ तक खेल है। सीधी सोच नहीं, मेंस में सीधी सोच नहीं, पीटी में सीधी सोच। अब देखिए 2-3 भूमिका आपको लिख देंगे। तो गांधी को एक फ्रेज याद कर रखिए कि संतों में राजनेता, राजनेताओं में संत थे, यहां से शुरू कर दिया भूमिका। दूसरा आप लिख देंगे। अब और अच्छा भूमिका लिखना हो, उदारवादी राज्य को एक नियंत्रणकारी संस्था मानते हैं, मार्क्सवादी राज्य को शोषणकारी संस्था मानते हैं। गांधी ने इसे आत्मा रहित मशीन कहा। उदारवाद से मैंने परिचय करा दिया, मार्क्सवाद से भी, गांधीवाद से। दिस इज ए बेस्ट इंट्रोडक्शन। आपके तरीके हैं कैसे धीरे धीरे, और एक बार विषय वस्तु को समझ लीजिए, बार बार फिर थोड़ा कंपैरिजन पे बढ़िए आगे। कंपैरिजन हमेशा दूसरे लेवल पर करते हैं, चीजें और स्पष्ट होती है। और एग्जामिनर को आपने यही बता दिया कि हमारी जानकारी का स्तर बहुत ही लंबा है, और उदारवाद पूछा तो नहीं गया, उदारवाद हमने कंपेयर कर दिया। मार्क्सवाद पूछा नहीं गया, कंपेयर कर दिया। कंपैरिजन पूछा जाए फिर तो लिखना ही है, न पूछा जाए तो भी लिखना है। भाई ज्यादा सब पढ़ने का कोई फायदा तो आपको होना चाहिए। सब पढ़ के गए, यूज कहीं कर ही नहीं पाए। इसे याद रखिए, किसी डांस कार्यक्रम में जाइए और आपसे कहा जाए केवल ये डांस करो, 3-4 एक्स्ट्रा दिखा दीजिए, तब तो आप बुद्धिमान आदमी हैं। आपको बाजार भेजा जाए कि सामान लाना, 3-4 विकल्प और ऑप्शन लिखे, जो ना कहा वो लेके चले आइए, फिर तो आप अच्छे मैनेजर हैं। मार्केट में गए, उसने जो कहा है वही उठा के लेके चले आए। ये तरीका हर जगह लागू होता है। तो आप इंट्रोडक्शन, यहाँ तो इंट्रोडक्शन 2-3 तरीके हैं, कंपैरिजन आपने कर दिया या इस तरीके से। और आप देखेंगे निष्कर्ष कैसे है, 21वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में आज भी लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है, और राज्य के खिलाफ बाहर से भी आंदोलन हो रहा है और निर्जाति संघर्ष से भी दबाया जा रहा है। इसीलिए राज्य की शक्तियों को सीमित करने पर बल है, जो गांधी की प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। तो निष्कर्ष कैसे आप देखेंगे,
21वीं शताब्दी, उदारीकरण का दौर, भूमंडलीकरण का दौर, ये दौर हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा? आज आपका समाज कैसा है वो जानना चाहिए। भाई आज आतंकवाद फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे हिंसा हो रही है। यानी यह दूसरा भी तरीका ले लेंगे कि गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अब दूसरे भी निष्कर्ष से कर सकते हैं। पूरी दुनिया सहित भारत में भी लोकतंत्र के नाम पर तंत्र को ही तो आगे बढ़ाया जा रहा है और राज्य की शक्तियां बढ़ रही हैं, जबकि बढ़ने किसकी चाहिए? व्यक्ति की। यहां से आपने निष्कर्ष ले लिया आपने। तो जो भी आपको माइकल शूमाकर को रेफरेंस दे दिया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अब आपको कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट आपके उत्तर में आए। ये होता है अच्छे उत्तर लिखने का तरीका होता है, बाकी इसमें कोई विशेष है नहीं। अगला प्रश्न। तो भूमिका रेफरेंस लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है, तो आप उसको सीखिए एक बार, कैसे लिखा जाता है, कैसे। एक बार दूसरा प्रश्न लिखिए। उदारवादी उदारवादी आत्मनिर्धारण का विचार उदारवादी आत्मनिर्धारण का विचार गांधीवादी स्वराज्य से किस प्रकार अलग है? The notion of self-determination of liberalism, notion of self-determination of liberalism is different from Gandhian Swaraj. Comment. उदारवादी आत्मनिर्धारणवाद का विचार गांधी के स्वराज्य के विचार से अलग है। आत्मनिर्धारण का विचार गांधी के स्वराज्य के विचार से अलग है। ये कैसे लिखेंगे आप? क्या मतलब है इस प्रश्न का? इसका मतलब क्या है? आपको याद दिला दें, जब हम याद रखिए, जब आप कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्धारण, तो पहले आपको ये बता दें, आप स्वतंत्रता कहिए और सेल्फ डिटर्मिनेशन कहिए, अभिप्राय एक ही है। आपने याद होगा कि पहले विश्व युद्ध के बाद अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां लेनिन का प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हर राष्ट्र को अपने भविष्य को निर्धारित करने का अधिकार होगा। स्वतंत्रता राष्ट्र की भी होती है, स्वतंत्रता व्यक्ति की भी होती है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता का दूसरा नाम क्या है? आत्मनिर्धारण। पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए, आत्मनिर्धारण का सीधा सा मतलब होता है स्वतंत्रता, लिबर्टी। लिबर्टी कहिए, फ्रीडम कहिए। वैसे थियरी में कुछ लोग कहते हैं लिबर्टी फ्रीडम अंतर है नहीं, आगे बता देंगे, थोड़ा अंतर तकनीकी है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है लिबर्टी के फ्रीडम, और उदारवाद की स्वतंत्रता और गांधी के स्वराज्य में अंतर है कि नहीं है? भाई उदारवाद की स्वतंत्रता क्या है? ये क्या है? प्रतिबंध का भाव, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। उदारवाद और स्वतंत्रता हमें देखना भी है। उदारवाद की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, प्रतिबंधों का भाव। इसका मतलब उदारवाद की स्वतंत्रता में सीधा मतलब है समाज व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करे। व्यक्ति अपने समाज व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करे। हाँ, राज्य के द्वारा हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए, दैट इज बिलीफ ऑफ लिबरल्स। राज्य के द्वारा हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए, ऐसा उदारवादी मानते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कहा जाता है प्रतिबंध का भाव ये स्वतंत्रता है, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट दैट इज अ लिबर्टी। लेकिन गांधी ने क्या कहा? इसका मतलब है उदारवादी क्या मानते हैं? प्रतिबंध इज, रिस्ट्रेंट इज ऑलवेज एक्सटर्नल,
भाई उदारवादी स्वतंत्रता की बात क्या करते हैं कि हम क्लास में आए ना आए, कोई हमें जगाए नहीं, हमारी मर्जी है। हम क्लास में जब आए, जब चले जाए, कोई बोले ना, हमारी मर्जी है। हम सिनेमा हॉल जब देखने जाएं, जब चाहे निकल आए। और जो नहाए खाएं न खाएं, शादी करें न करें, कोई बोले नहीं हमें। ये कहते हैं गांधीयन स्वराज्य क्या है? इसका मतलब आपके जीवन में आजादी, आजादी में बाधा क्या है? आजादी में बाधा क्या आती है? बाहर से आती है कि अंदर से आती है? बाहर से आती है। और बाहर का मतलब है समाज, परंपराएं, प्रथाएं, या कोई तानाशाही राज्य हो जाए तो भी समस्या है। लेकिन गांधी ने क्या कहा? प्रतिबंध बाहर या अंदर है? अंदर कैसे प्रतिबंध है? सोचा सुबह उठना है, नींद नहीं खुल पाई, रोज रोज कहते हैं आज ये चैप्टर पूरा कर लेना है, लेकिन बीच में नदियां रानी आ जाती है। अच्छा, युवा अवस्था में नींद क्या आती है दोस्तों? ये भी एक जीवन का सुख है। नींद आए तो आने दीजिए। कई लोग तो नींद के लिए पिल्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, नींद आ जाए। और ये युवा अवस्था में क्लास में बैठे बैठे कई लोग सोते हैं। मैं कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करता, उनका वाह क्या जीवन है। वो क्लास में बैठे बैठे सो रहा है दोस्त। ये भी जीवन का फेस है जिसके लिए आप कभी तरस जाएंगे। इसलिए मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता। कभी कभी बता देता हूँ, भाई पड़ोसी को उधर देख लो, तुम्हारा पड़ोसी सो रहा है। इसलिए अगर क्लास में बैठे बैठे सो रहे हैं तो प्रतिबंध बाहर से है अंदर से? और अंदर से प्रतिबंध क्या है? आप विचारों की दुनिया में, मतलब उच्च विचार रखने के बजाय नैतिक विचार, खाने पीने सोने मजे में पड़ गए पूरा। इसलिए अंदर का प्रतिबंध कब हटेगा? जब ट्रुथ और नॉन वायलेंस। अच्छा, किसी पर गुस्सा कर देना अंदर का प्रतिबंध है बाहर का? तो कई लोग बड़े गुस्से से बोल देंगे, अरे मेरा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जवान कड़वी है, अब दिल दिखने का मौका तो मुझे मिला नहीं, मैं कैसे देखूं दिल कैसा है? भाई जो बोलेंगे वही समझ आएगा मुझे। इसलिए सत्य, हिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, जिस दिन इनको नियंत्रण कर लीजिए, अंदर की बात है दोस्तों ये। इसलिए व्रत रहिए अंदर के नियंत्रण के लिए। व्रत क्यों रह जाता है? अंदर का नियंत्रण करिए। भाई लोग ध्यान क्यों करते हैं? अंदर का नियंत्रण करना, बाहर का नहीं। यही स्वराज्य है, यही स्वराज्य है। इसे गांधीयन स्वराज्य फिलोसॉफिकल है, मॉरल है। लिबर्टी तो स्वाभाविक रूप में व्यक्ति को खुले छोड़ देने की आजादी है। तो व्यक्ति कुछ भी करे। लिबर्टी में क्या है? कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, बस कानून का उल्लंघन न करे। गांधी में स्वराज्य क्या है? कुछ भी खाना पीना स्वराज्य नहीं है, बल्कि ये पशु जैसा जीवन होगा। अगर हम कुछ भी खाना, जो खाना चाहिए वो खाया जाए, जो करना चाहिए वो करना चाहिए। यानी जो ग्रीन ने भी पश्चिमी विचारक में कहा था, स्वतंत्रता उन चीजों को करने का नाम है जो करने योग्य हो, विच इज वर्थ ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग। गांधी ने कहा, फिर आप लास्ट में लिख देंगे कि गांधी के स्वराज्य का विचार केवल व्यक्ति को अलग छोड़ देने का नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक आधार भी है। Therefore, concept of स्वराज्य is very much larger। कल हमने बताया था स्वराज्य का राजनीतिक आधार भी है, सामाजिक आधार भी, आर्थिक आधार है। उत्तर हो गया आपका। स्वराज्य के सामाजिक आधार है, राजनीतिक आधार है, आर्थिक आधार है। अब देखेंगे हम प्रश्न पूछने में क्या करते हैं, शब्द को बदलते जाएंगे। भाई तभी तो आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तय होगी, नहीं तो हम कैसे पता करेंगे कि आप गांधी के बारे में क्या जानते हैं। अगला प्रश्न आप लिखिए, ये हो जाएगा। भूमिका निष्कर्ष फिर वही, भूमिका निष्कर्ष फिर वही। जैसे आप देखेंगे कि हम यहां भूमिका शुरू कर सकते हैं कि लोकतंत्र ने, उदारवादी लोकतंत्र में स्वतंत्रता का विचार केंद्रीय है, लेकिन यह स्वतंत्रता व्यक्ति के नैतिक पक्षों को नहीं छूती। जबकि गांधीवादी स्वतंत्रता का विचार क्या है? नैतिक है, आत्मिक है, आध्यात्मिक है। तो जब नैतिक आत्मिक आध्यात्मिक होगा तो व्यक्ति सही मायने में स्वतंत्र होगा। इसे स्वतंत्र पड़ोसी से होना है या वासनाओं से होना है? स्वतंत्र परंपराओं और प्रथाओं से होना है या नींद और आलस्य से?
किससे स्वतंत्र होना चाहते हैं दोस्तों? स्वतंत्र जंजीरों से होना है या ईर्ष्या से, द्वेष से? किससे आजाद होना है? आप ईर्ष्या द्वेष से आजाद हो गए? यानी जरा सोच के देखिए, एक दिन आप शाम को बैठिएगा और काउंट करिएगा किस दिन मुझे गुस्सा नहीं आया, तो आप समझिए उस दिन क्या होगा फिर आपका। ये है स्वराज्य, आत्मनियंत्रण, नैतिक नियंत्रण, ये स्वराज्य है। और नैतिक नियंत्रण का मतलब है हमें क्रोध न आए। नैतिक नियंत्रण का मतलब है किसी को मैंने अनुचित टिप्पणी न कर दी हो। नैतिक नियंत्रण का मतलब है किसी को हमने कष्ट पहुंचाने का काम न किया हो। ये नैतिक नियंत्रण है। इसलिए गांधीयन थॉट कहीं से शुरू कर सकते हैं और बाद में आप निष्कर्ष से लिखेंगे। वर्तमान युग भौतिकतावाद का है, पूंजीवाद का है, जहां स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदलती जा रही है। तो स्वतंत्रता कहां तक पहुंच गई? टैटू बनाने तक, बाल को रॉकेट के रूप में खड़ा करने तक, और फंकी लुक बनाकर। और स्वतंत्रता तो यहां तक पहुंच गई दोस्तों, एक ही लिंग के साथ विवाह होगा। ओ माय लॉर्ड, ये भी आजादी हमें देखनी थी दोस्तों। गांधी होते तो क्या कहते इस विचार पर? आ जाओ बावरों, मैं तुम्हारा नैतिक उत्थान करवाता हूं पहले। याद रखिए, समलैंगिक शादी करने वाले लोग, ऐसा प्रयास करने वाले भी लोग स्वतंत्र हैं या पराधीन हैं? पराधीनता किसकी? अंग्रेजों की, अपनी वासनाओं की, अपनी इंद्रियों की, अपनी कामनाओं की। हम किससे पराधीन है? तो क्या करें? पराधीनता का स्रोत बाहर से है, अंदर से है। जब ऐसे विचार आप समझ जाएंगे तो ऐसे आपसे अच्छा कोई लिख सकता है निबंध? निबंध हमेशा वैचारिक होते हैं। पराधीनता कहां से आती है दोस्तों? अब पिछली बार का सारा ऐसे आप लाइए, मैं बता दूं, सारा फिलोसफिकल है और सारा थिंकर, मैं सारी आइडियोलॉजी बता दूं, उसके बाद ऐसे आप लाइएगा, मैं देखिए कैसे बता, उस सबका एप्लीकेशन में कर दूंगा। पराधीनता कहां से है? हमने क्या सोच रखा है? पिता नहीं रहेगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। कोई कह रहा पति नहीं होगा तो आजाद हो जाऊंगा। कोई कहा अंग्रेज नहीं रहेगा तो आजाद हो जाऊंगा। अरे आजादी अंदर है, आजादी अंदर है। अंदर क्या है? आजाद उस दिन होंगे जिस दिन हमारे भूख पर नियंत्रण हो जाए। आजादी उस दिन होगा जिस दिन एसी न रहे तब भी हम बैठे रहे, कूलिंग करने को ना बोले। याद रखिए, इसलिए आजादी कब होगी दोस्तों? कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, जीवन पर फर्क न पड़े, और कितनी अच्छी परिस्थितियां आ जाए, अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, तब तो आजादी है। इसे भारत में कहा, संत कौन होता है? जो अनुकूलता प्रतिकूलताओं से परे हो जाए, मान सम्मान जिसके लिए बिल्कुल असर न करे, वो व्यक्ति संत है। आलोचना करिए तब भी ठीक है, प्रशंसा करिए तब भी ठीक है, गर्मी है तब भी ठीक है, सर्दी है। और आजकल क्या गर्मी हो गई, ओ गर्मी, गर्मी। अरे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, गर्मी 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 गर्मी। आजादी, आजाद है या गुलाम है? किसके? याद रखिए, अब ये मतलब समझ गया कि अंदर की पराधीनता और बाहरी पराधीनता क्या है। ये हो गया क्या भाई? स्वराज्य में क्या है? बाधा अंदर से बाहर से? अंदर से। हाँ, गांधी ने कहा बाहर की भी है। बाहर की बताया सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। यानी ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि अंग्रेज रहेगा तब स्वराज्य मिलेगा। अंग्रेज के जाने से ही स्वराज्य मिल जाए जरूरी नहीं है। अर्थव्यवस्था के आने से स्वराज्य मिल जाए जरूरी नहीं है। पहले तो व्यक्ति को नियंत्रित करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप लिखिए, हम कैसे चीजों को चेंज कर दें? अगला प्रश्न आप फिर लिखिए। और फिर शब्दों को हम चेंज करेंगे और कम से कम सारे पॉइंट आपको बता दे रहे हैं और आप भूमिका निष्कर्ष लिखने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न है, समानता और न्याय के संबंध में गांधी के विचार। गांधीयन आइडियाज ओवर इक्वलिटी एंड जस्टिस।
समानता और न्याय के संदर्भ में गांधी का विचार। अब बताइए क्या लिखेंगे आप? अच्छा, गांधी के विचार में समानता न्याय कोई विचार पढ़ा क्या? अब देखिए आपको एप्लीकेशन आता है कैसे? अब बताइए, गांधी के विचार में समानता न्याय कोई विचार पढ़ा क्या? अच्छा, इसलिए मैं क्या पढ़ा? सर्वोदय क्या है? समानता है, न्याय है? समानता भी है। न्याय क्या है? अच्छा, गांधी ने सामाजिक न्याय की बात की है। अच्छा, तो हमें तो नहीं पता चला गांधी ने सामाजिक न्याय की बात की है। एक बात याद रखिए, अब आप याद रखिए, गांधी के, अगर गांधी का विचार आ जाए कि व्हाट इज गांधी एन आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड व्हाट इज गांधी एन आइडिया ऑफ जस्टिस, गांधी एन आइडिया ऑफ इक्वालिटी, गांधी एन आइडिया ऑफ जस्टिस। अच्छा, कल अपने उदारवाद, मार्क्सवाद, गांधीवादी समय कंपेरिजन किया कि नहीं किया? किया या नहीं किया? अब देखिए, अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है आजाद नहीं है, पराधीनता के शिकार है। कहां पराधीनता हो रही है हमें नहीं पता है। इसलिए इक्वालिटी, एक बार आप याद रखिए, गांधी में को शुरू करने का तरीका है, कुछ भी आपको ना आता है तो गांधी के दो चार लाइन से पहले लगातार टिप दीजिए कि गांधी आध्यात्मिक थे, ईश्वर को सबको अंगमा संतान मानते थे और सत्य हिंसा से परिग्रह ब्रह्मचर्य, बिना सोचे समझे गांधी शुरू कर दीजिए। एक बात याद रखिए, असली समानता भौतिक होती है, आर्थिक होती है, आध्यात्मिक होती है। आध्यात्मिक, रियल इक्वालिटी लाइज इन स्पिरिचुअलिटी। और याद रखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? आत्मवत् सर्वभूतेषु, आप हर व्यक्ति में अपना ही ईश्वर का अंश देखिए, जरा जरा सोच के देखिए। इसलिए आप देखें, उपनिषद पढ़िए, जो शंकराचार्य, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं कि हमारे यहाँ सबने विषमता की बात की, किसी ने समानता की बात ही नहीं की। हमारी परंपरा में जितनी पुरानी विषमता है उतनी पुरानी विषमता से संघर्ष करने वाले लोग हैं। और सबसे पहले देश में अगर किसी ने विषमता, जातिवाद के खिलाफ बोला था, उसका नाम कोई और नहीं, शंकराचार्य था। और शंकराचार्य ने कहा, भाई एक ही आत्मा की सब स्वरूप है, ये तो एक ही आत्मा के सब स्वरूप है। इसलिए उन्होंने इस बात पे बड़ा प्रहार किया था, पूरे भारत घूम घूम के बात कही थी। इस याद रखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति जो रियल में है वो कभी भेदभाव कर ही नहीं सकता, और उसके लिए दूसरा व्यक्ति उसकी आत्मा का विस्तार ही नहीं है, ये प्राणी जगत भी उसी की आत्मा का ही विस्तार है। कई लोग आप देखें मछली को आटा खिलाते हैं, सब क्यों? मछली भी ईश्वर ने बनाई है, हम भी ईश्वर की संतान है। इसलिए याद रखिए, आज हम मछली को खिला रहे हैं, कल मछली हमें खिलाएगी। ये फिलॉसफी है उसके पीछे। भाई आज मछली है तो अगले जन्म में मछली मछली रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? और हम मानव रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए एक बात याद रखिए, जो गांधीयन थॉट है, जो फिलोसफिकल थॉट है, अब बताइए, सभी लोग ईश्वर की संतान है, इससे बड़ी समानता का विचार कहीं आएगा क्या? इससे बड़ी समानता का विचार कहीं नहीं आएगा। सब ईश्वर की संतान है। और इसीलिए अब देखिए, जब जैसे आप पहले गांधी का क्या शुरू करेंगे, स्पिरिचुअल, आपको कुछ भी ना आता हो तो बस गांधी का स्पिरिचुअल विचार मार दीजिए एक बार, दो लाइन। और याद रखिए, इसलिए कैसे स्पिरिचुअल से समानता निकलती है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, हरिजन। अब इसका एप्लीकेशन कर दीजिए, हरिजन का विचार, यानी गांधी ने छुआछूत के बारे में बोलते हुए कहा कि जिससे हम छुआछूत कर रहे हैं वो भी ईश्वर की संतान है। हरि का मतलब ईश्वर, जन का मतलब लोग। ये पूरी दुनिया ईश्वर के लोग हैं, जिसमें जैसे अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, वो भी तो ईश्वर के ही लोग हैं। अगर देखिए, समानता का विचार आ गया है, नहीं आ गया? और गांधी के आध्यात्मिक चिंतन में गांधी तो यहां तक कहा करते थे, हमें अंग्रेजों से घृणा करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, हमें अंग्रेजों समस्या नहीं, हमें ईसाई समस्या तो है ही नहीं है। गांधी ने कभी ऐसा नहीं कहा। इसे
अध्यात्मवाद में सही एकता है, आत्मिक एकता है। अब देखिए, उदारवादी समानता क्या है? विधि के द्वारा समान बनाती है, और विधि हम कितना मानते हैं आप जानते हैं। और मार्क्सवादी क्या समानता है? पैसे से समान हो जाएंगे? नहीं। आर्थिक समानता, वैधानिक समानता हो सकता है कि पर्याप्त हो, लेकिन उससे भी बड़ी समानता कौन होनी चाहिए? आध्यात्मिक। एक बार मानिए तो सब समान है। जिस दिन हमने मानना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं भाई, एक ही आत्मा के सब विस्तार है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, और हर व्यक्ति का समान सम्मान किया जाए, यही तो समानता का मूल फिलोसॉफिकल थॉट है जो गांधी में है। अब दूसरी बात आप आ जाएंगे, फिर समानता की बात करेंगे, और यही नहीं, आप आगे चले जाइए। गांधी ने क्या कहा है? छुआछूत का प्रतिरोध किया, लैंगिक समानता का हमेशा समर्थन किया, और माना भी जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के प्रभाव के कारण न केवल कस्तूरबा गांधी बल्कि महिलाओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की। गांधी महिला आंदोलन के समर्थक से प्रार्थना में आते थे, हमेशा 2 बच्चियों के साथ आते थे, उसे संकेत भी मिलता था। अब यही भौतिक दुनिया, इसको हम कैसे समझते हैं? वो हमारी, अब ये हमारी विशेषता है। एक ही घटना को हम कैसे देखो, हमारी विशेषता है। इसलिए गांधी हमेशा लैंगिक समानता के विषय में, कस्तूरबा गांधी को हमेशा उन्होंने साथ रखा। हर राजनीतिक जीवन में कस्तूरबा गांधी उनके साथ थी, तो लैंगिक समानता की बात भी उन्होंने की। और इतना ही नहीं, गांधी के चिंतन में जिसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं, उसका नाम सामाजिक न्याय नहीं है, उसका नाम है सर्वोदय। अब उसी को हम समाजवाद कहें, सामाजिक न्याय कहें, उसका नाम क्या है? सर्वोदय। क्योंकि वो पश्चिमी शब्दों का प्रयोग नहीं करते। सामाजिक न्याय नहीं, स्वतंत्रता नहीं, स्वराज्य, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, संरक्षकता, उनके शब्द ही सब अलग है। इस वजह से अब देखिए, सर्वोदय में सामाजिक न्याय तो ही है। भाई सामाजिक न्याय कैसे होगा? जब समाज की हर छोटी इकाई बड़ी इकाई के लिए चिंता करेगा, तो समाज सामुद्रिक वृत्त जैसा होगा, सभी व्यक्तियों को हिस्सा मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा, न केवल समाज समता मूलक होगा, बल्कि समाज की मूल इकाई गांव होगी। और लास्ट में उन्होंने यहां तक कह दिया कि समानता नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां किसी दल, किसी व्यक्ति, किसी समूह का प्रभाव न बढ़ पाए। इसे तो उनका लोकतांत्रिक शासन, विकेंद्रीकरण शासन, राम राज्य, और पंचायती राज की बात आप लास्ट में लिख दीजिए। तो पंचायती राज में समानता ही तो है, सभी के साथ समानता है। हाँ, बस एक बात फर्क है। अब मान लीजिए कि सामाजिक व्यवस्था पर हम गांधी की बात करते हैं, तो गांधी ने छुआछूत को मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जन्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं माना। लेकिन संयोग की बात है, गांधी ने एक बात कही थी। गांधी ने कहा था, देखिए वर्ण और जाति अलग अलग है। वर्ण का मतलब होता है, हो सकता है कोई व्यवसाय कर रहा हो। यहाँ पे गांधी डॉक्टर अम्बेडकर में बड़ी भिन्नता थी, वैसे हम उनका कंपेयर नहीं करें, क्योंकि उनको कंपेयर करके इंडियन थिंकर में आएंगे। गांधी ने कहा था कि मान लीजिए कोई व्यवसाय कोई व्यक्ति कर रहा है, तो व्यवसाय न छोड़े वो। जबकि अच्छा, उनका कहने का व्यवहारिक मतलब था, अगर मान लीजिए कोई व्यवसाय कर रहा है जो परंपरागत व्यवसाय उसे मिला हुआ है, अगर वो परंपरागत व्यवसाय कर रहा है तो हो सकता है उसकी पूरी आजीविका खतरे में आ जाए। बाकी जीवन में जो चाहे करना करे, लेकिन ऐसा नहीं परंपरागत व्यवसाय छोड़ दीजिए। जब तक आपको कोई वैकल्पिक व्यवसाय न मिले, तो जो आपको परंपरा से व्यवसाय मिला हुआ है वो करते रहिए। इसलिए गांधी के विचार में समानता भी है, गांधी के विचार में न्याय भी है। और पूरी थ्योरी में क्या पढ़ना है? राज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय का विचार। अगर देखिए गांधी के विचार में अधिकार आ जाए तो क्या लिखेंगे? कर्तव्य वाली बात। कल मैंने लिखवाई दिया था गांधी के विचार में। तो गांधी अधिकार की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं? अगर सोच के देखिए, आप याद रखिए, जिस समाज में सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दे, इंग्लैंड, आप देखे जाके, इंग्लैंड में कोई फंडामेंटल के चैप्टर नहीं है, संविधान में मूल अधिकार लिखा नहीं गया। सबसे ज्यादा अधिकार वहां निवासियों को मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सिविक सेंस और कर्तव्य का पालन करता है। जापान
तो ये हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो वहां तो अधिकार सबको मैक्सिमम रहेगा। हो गया आपका, ये लिख लेंगे। अब देखिए हमने केवल शब्दों का हेर फेर कर दिया। भूमिका और निष्कर्ष लिखना है तो फिर वही आप लिखित उदारवाद से समाजवाद से कंपेयर कर लेंगे या वर्तमान को लिख लेंगे। अगला प्रश्न आप लिख लीजिए, क्या कहें भाई? निष्कर्ष भविष्योन्मुखी का मतलब क्या है? अब सीधे से अजय निष्कर्ष की बात आ जाए तो आप कह देंगे आज उदारवाद का जमाना है, भूमंडलीकरण का दौर है, लेकिन समाज में विषमता बढ़ रही है। इसे आर्थिक समृद्धि आने से विषमता दूर हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन नैतिकता होने से विषमता दूर हो जाएगी, इसकी काफी हद तक गारंटी है। गांधी का चिंतन है। अच्छा, एक बात आपको ये भी लग रहा होगा, यार हमने गांधी की आलोचना नहीं बताई है। या देखिए गांधी की आलोचना बताइए सकते, एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा। गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, इनका योगदान ज्यादा है, तो इनकी आलोचना पढ़ने प्रयास मत करिए। यूनिवर्सिटी में जब भी डिबेट होता था, गांधी के खिलाफ कोई कितना भी स्ट्रांग बोले, उसको कभी पुरस्कार नहीं मिलता था। जो गांधी के पक्ष में बोलता था, डिबेट की ट्रॉफी उसी के पास जाती थी। इसलिए आप कहते कि आलोचना गांधी की नहीं पूछी जाएगी, आलोचना पूछी जाएगी उदारवाद समाजवाद की गांधीवाद से तुलना करते हुए, गांधी की नहीं। तो आलोचना न पढ़िए न लिखिए। वैसे आलोचना करना है तो भाई बहुत सारे परिप्रेक्ष्य, उदारवादी, मार्क्सवादी, सब परिप्रेक्ष्य लगे। डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी के परिप्रेक्ष्य तो अलग अलग है। अगला प्रश्न लिख लीजिए, क्या होगा? लिख सकते हैं, ऐसा कोई लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अगला है प्रश्न। अब जरा एक प्रश्न को चेंज कर दें। देखिए प्रश्न दो प्रकार का पूछा जाता है। एक तो हम एक एलिमेंट को उठा लें, गांधी के थॉट से एक एलिमेंट उठा लें, राज्य है, समता है, समानता है। दूसरा हम होलिस्टिकली पूछ लें, तो प्रश्न दो प्रकार के पूछ। तीसरा कंपेयर करके पूछ लें। तो तीनों एलिमेंट पे विचार करना चाहिए। एक डायमेंशन सवाल पूछा जा सकता नंबर 1, पूरे गांधी सवाल पूछा जाता है नंबर 2, और हमेशा हमें लिखने में इसका तो प्रिपेयर कर ले, पूरे गांधी से पूछा जाए क्या हम लिखेंगे, क्या पॉइंट, क्या बेसिक पॉइंट आना चाहिए। एक पार्ट से तो क्या बेसिक पॉइंट, कंपेयर करना ही है, वैसे पूछा है तो अच्छी बात है। फिर अगला प्रश्न आप लिखिए, लिख लीजिए। 21वीं शताब्दी के वर्तमान दौर में गांधीवाद ही एकमात्र सहारा है। इक्कीसवीं शताब्दी के वर्तमान दौर में गांधीवाद ही एकमात्र सहारा है। गांधीज्म इज द ओनली valuable in our means in the 21st century. गांधीवाद एकमात्र सहारा, इट्स ओनली द वैल्यूएबल मीन्स और इट्स ओनली रेलिवेंट आइडियोलॉजी। क्या लिखेंगे इसमें? याद रखिए, वर्तमान युग में गांधी एकमात्र सहारा है, इसका मतलब हम पूछना चाहते हैं गांधी की प्रासंगिकता। हमने सीधे नहीं पूछा भाई, भी सीधे पूछ लेंगे तो आप तुरंत, आपको ठीक एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा टाइटल घुमा देगा भाई, सीधे आपको प्रश्न न मिलने पाए। और देखेंगे मतलब अगर आपको पता हो गया कि ठीक है प्रश्न यही है कि गांधीवाद की प्रासंगिकता लिखिए, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे इसको? पॉइंट क्या लिखेंगे वो मुझे बताइए। क्या? विकेंद्रीकरण, एक पॉइंट लिखेंगे। दूसरा, अब देखिए अपने कोई अपने मुंह बोल रहा है, कोई अपने पड़ोसियों से संपर्क कर रहा है, अरे मुझे बताइए यार, मैं सामने खड़ा हूं। क्या? अरे भाई सीधी सी बात है,
भाई उनके सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार और सबसे पहले आध्यात्मिक विचार, पर्यावरणीय विचार, इसमें इतना सोचना क्या है? इतना भी सोचने की बात है क्या? अब कोई एक लाइन बोल को चुप हो जा रहा है, दूसरा उसको लाइन याद ही नहीं आ रही है। भाई गांधी की प्रासंगिकता, जो भी गांधी के बारे में समझ सकते हैं सब लिख जाइए। और इसलिए जितने विचार है, अब आपको ये देखना का हर पॉइंट है पहला, और शुरुआत होना चाहिए स्पिरिचुअल डायमेंशन से, आध्यात्मिक। अच्छा, प्रासंगिकता जब भी हम लिखते हैं तो पहला लिखने का ये तरीका है कि मतलब एक आध पेज हमने वर्तमान की परिस्थितियां लिख दी, फिर गांधी के विचार, ऐसा मत लिखिए। प्रासंगिकता लिखने में जो बात ध्यान में रखिए, पहला वर्तमान विचार एक लाइन में आए, मूलतः थॉट गांधी के प्रभावी हो, ये बात याद रखिए। फिर प्रासंगिकता में क्या होती है, गांधी का थॉट तो सेकेंडरी हो गया, वर्तमान घटनाएं प्राइमरी हो गई। तो आप न्यूज़पेपर राइटिंग थोड़ी कर रहे हैं, आप तो किसी विषय को लिख रहे हैं। पत्रकार जैसा मत लिखिए। पत्रकार कभी गांधी के बारे में आप लिखते हैं, रामचंद्र गुहा कई लेख है तो ऐसा बड़ी सामान्य सी बातें लिख देते हैं। ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि गांधी के एक एक विचार को आप लिख दीजिए। राजनीतिक में तो एक लाइन उसमें दे दीजिए कि आज पूरी दुनिया में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात चल रही है। आर्थिक में उसे एक लाइन, भूमंडलीकरण के दौर में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, इसे ट्रस्टीशिप का विचार उनका प्रासंगिक है। तो ट्रस्टीशिप का विचार प्राथमिक होना चाहिए, भूमंडलीकरण नहीं। उनके स्वराज्य का विचार प्राथमिक होना चाहिए, आज की स्वच्छंदता नहीं, स्वच्छंदता एक लाइन में। फिर उनके सर्वोदय का विचार प्राथमिक होना चाहिए, और फिर उसके एक लाइन में आप लिख दिया कि भारत में विषमता समस्या बढ़ रही है। और सच पूछिए, गांधी सिद्धांतकार भी थे, आंदोलनकारी भी थे, और गांधी का पूरी दुनिया में आंदोलन की रणनीति के रूप में भी उनका बड़ा महत्व है, जो उन्होंने सविनय अवज्ञा के रूप में दिया था। तो गांधी सिद्धांतकार भी थे, आंदोलनकारी भी थे, व्यवहार की बात भी करते थे, करने कथनी में कोई अंतर नहीं था। इसे गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक है। लेकिन लास्ट में आपको ये बात तो हम आपको याद ही दिला दें कि वास्तविकता ये है, दुनिया में एक कोई भी विचार एकमात्र प्रासंगिक है, ये कहना थोड़ा गांधी के प्रति ज्यादा ही श्रद्धा हो जाएगी, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रहेगी। नहीं कहते, गांधी का विचार बड़ा ही बैलेंस है, बड़ा समग्र है, पूरे मानवीय जीवन के लिए है, ये बात सच है। लेकिन गांधी के अलावा और भी तो विचारों की जगह होनी चाहिए, और इसे गांधी खुद ही कहा करते थे कि मेरा कोई वाद नहीं है, मेरा कोई सिद्धांत ही नहीं है, मेरा तो प्रयोग है। प्रयोग हम बदल भी सकते हैं। गांधी बड़े खुले विचारों के व्यक्ति थे, वो तो बाद में हमने बना लिया गांधीवाद। गांधीवाद, उनसे पूछा भी कि गांधीवाद जैसे कोई चीज है क्या? उनका नहीं, गांधीवाद जैसे कोई चीज नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपेरिमेंट है, जो मैंने जीवन से सीखा। तो उसको अलग अलग तरीके से, बाकी विचार गांधी ने कभी ठुकराया नहीं कि नहीं एकदम बेकार ही है, सबकी सेंस उन्होंने लिए ही, समाजवाद से चीजें ली। लास्ट में प्रश्न लिख लीजिए, ये लिख लेंगे बस सारे डायमेंशन, ये पूरा होलिस्टिकली गांधी पर लिखना है। जैसे इन सब में गलतियां क्या होती है, एक ही डायमेंशन में लिख दिया, बाकी सब छोड़ दिया। वही आपको जो यूपीएससी में खास तौर पर जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो उसको एक मॉडल पेपर मिलता है कि आपका ये डायमेंशन, इतने डायमेंशन आपको देखना है, इतने इतने मार्क्स आपको देने हैं। तो अगर 4 डायमेंशन पेपर में कॉपी में लिख रखा है, एक डायमेंशन पे कितना अच्छा लिख दिया तो 1/4 ही नंबर तो मिलेगा आपको, मार्जिनलाइज हो गए तुरंत। ये बात ध्यान। और दूसरी बात, गांधी में कुछ भी लिख रहे हैं, रस्किन को लपेट के लाइए, इनसे फॉर्मेशन लिखना सीखिए। गांधी में कुछ भी आ जाए, रस्किन कैसे आ जाएगा, थोरो कैसे आ जाएगा, टॉलस्टॉय कैसे आ जाएगा, उदारवाद कैसे कंपेयर कर दिया, यही आपके उत्तर को बहुत अच्छा बना देता है। रस्किन का भी नाम कभी लेके जाए, गांधी कोई भी प्रश्न आ जाए, मसाला हर सब्जी में पड़ेगा, एक आती सब्जी में, हर सब्जी में। अब इन नोट्स में कहीं एक जगह रस्किन का नाम लिखा है, उसके अलावा कहीं आ गया रस्किन का नाम ही नहीं लिखा है, हर जगह लिखिए बिना संकोच के, रस्किन, टॉलस्टॉय, थोरो, दंदना के। नंबर ऐसा मिलेगा दोस्तों, मन खुश हो जाएगा। और नंबर न मिले तो एक बार आज आके मुझसे बताइएगा, सर आपने ऐसा कहा था, हुआ नहीं ऐसा। मैं बार बार कहता हूं, मुझे लिख के दिखा दीजिए, और मैंने कह दिया कि नंबर मिलेगा और न मिले एक बार मुझसे जरूर बताइए, नहीं मिला, आपने कहा था ऐसा नहीं हुआ, और मैंने कह दिया नंबर नहीं मिलेगा।
तो आप बाद में फिर बताइएगा। आखिर में एक्सपीरियंस तो वही है, इतना हम देख रहे हैं आपको देख। हाँ, अब ये बात बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है, कई लोग ये टेस्ट में लिखते हैं, मैंने कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। जब नंबर आता है तो फोन करते हैं, सर नंबर बहुत खराब है, तब मैंने क्या बोला था, इम्प्रूव करो। मतलब वो ऐसा रिएक्शन देते हैं, सर मैं तो बड़ा प्रतिभाशाली था, नंबर बहुत खराब है। मैं कहता टेस्ट कीजिए ना, सारे कमेंट आगे देख लेना, पहले चेक करो अपने आप को। अब देखिए आप न स्वीकार करें तो अलग बात है, इम्प्रूव तो करना पड़ेगा। लास्ट प्रश्न आप लिख लीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं? गांधी में अंतिम प्रश्न। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि गांधीवाद में हिंसा जोड़ दिया जाए तो ये मार्क्सवाद हो जाएगा? क्या आप इस मत से सहमत हैं गांधीवाद में हिंसा जोड़ दिया जाए तो ये मार्क्सवाद हो जाएगा? गांधीज्म प्लस वायलेंस इज इक्वल टू मार्क्सिज्म। कमेंट। गांधी में हिंसा जोड़ दिया जाए तो ये मार्क्सवाद हो जाएगा? कमेंट करिए। क्या बताइए, क्या कमेंट करेंगे? क्या क्या विचार? अच्छा ठीक है, क्या मतलब क्या आप कहना चाहती हैं, मतलब क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, मतलब गांधीवाद में हिंसा जोड़ने पर मार्क्सवाद नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब मार्क्सवाद गांधीवाद के बीच कोई समन्वय नहीं है, कोई समानता नहीं है। आप कह रहे समानता भी है, मानने को तैयार भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मार्क्स केवल आर्थिक समानता की बात करता है? याद रखिए दोस्तों, साम्यवाद में मार्क्स में आर्थिक समानता होगी, सब समानता हो जाएगी। अरे मार्क्स क्या करता था, जिस दिन आर्थिक समानता होगी बाकी समानता तो अपने आप हो जाएगी। आपको याद दिला दें, ये ठीक आपने कहा, देखिए लास्ट में थोड़ी समानता बता दीजिए और अंतर बता दीजिए, दोनों बातें आपको करना है। देखिए मार्क्सवाद और गांधीवाद के बीच में बहुत फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हैं। अब देखिए कैसी इशू आज आप देख देंगे, वेयर वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, पूरा का फिलोसॉफिकल बेस फर्क है। दार्शनिक आधार कहाँ अलग है? गांधी अध्यात्मवादी थे, मार्क्स भौतिकवादी था। पूरा फंडामेंटल थिंकिंग अलग है। गांधी मानते थे ईश्वर के द्वारा सब बनाया गया है, मार्क्स ईश्वर की जगह ही नहीं उसके लिए थी। तो पहले फिलोसॉफिकल थॉट से आप शुरू करिए चीजों को, अंतर आ गया। अब चूंकि ये बेस ही अलग है, सारी चीजें अलग हो गई। इसे मार्क्स हमेशा माना करता था क्लास होगा, वर्ग संघर्ष होगा, और वर्ग संघर्ष समाज में बदलाव का तरीका है। गांधी क्या करते थे, प्रेम बदलाव का तरीका है। तीसरी बात आप देखेंगे, मार्क्स मार्क्स ने कहीं न कहीं सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बात की, उसके बाद साम्यवाद की बात की। गांधी राज्य को हमेशा विकेंद्रित करने की बात किया करते थे, कहीं के पंचायती राज की बात करते थे, और बिल्कुल गांवों के संघ की बात करते थे। अगला एलिमेंट, मार्क्स उद्योग से, मशीनों से हमेशा प्रेम करता था। मार्क्स की समस्या मशीन और उद्योग से नहीं थी, बल्कि उन उद्योगों पर कुछ लोगों का नियंत्रण क्यों है, इससे मूल समस्या थी। जबकि गांधी मशीनों के उतने बड़े समर्थक नहीं थे, मशीनों के इतने बड़े समर्थक नहीं थे। और सच मानिए, इसके बावजूद दोनों में एक समानता थी, दोनों मानववादी थे।
दोनों ह्यूमनिस्ट थे, दोनों मानव के उत्थान के समर्थक थे। मार्क्स जैसा महामानव, उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन दोनों के साधन क्या थे? अलग अलग थे। भाई याद रखिए, दोनों एक ही उद्देश्य से, मानवता के उत्थान, शोषण के खात्मा। गांधी भी तो पूंजीवाद खत्म नहीं करना चाहते थे, तरीका अलग था, अध्यात्म था उनका। मार्क्स भी पूंजीवाद खत्म करना चाहता था, उसका तरीका आर्थिक था। साधन का फर्क था, दोनों के लक्ष्यों में विषमता नहीं थी। भाई कोई शोषण का समर्थक नहीं था। लेकिन आप देखेंगे, संयोग की बात है, 21वीं शताब्दी में मार्क्सवाद ज्यादा प्रभावी दिख रहा है या गांधीवाद? भारत में नक्सलवाद सफल नहीं हो पाया, माओवाद अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाया, इसमें डाउटफुल है। गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। अन्ना हजारे ने गांधीवादी आंदोलन करके सरकार को झुका दिया, अरविंद केजरीवाल ने पूरी मलाई खा ली। आगे देखिए, शांति, परमाणु हथियारों के जमाने में लड़ने का विकल्प आप पास नहीं है। मार्क्स करता था हम संघर्ष करेंगे, लड़ करेंगे। आज का संघर्ष करो, एक ही परमाणु बम मारना पड़ेगा, ना सर्वहारा रहेगा ना पूंजीपति रहेगा। एक परमाणु बम में सब साफ। इसलिए रसिया ने भी लास्ट में मान लिया कि ना पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में संघर्ष नहीं होगा। इसलिए आज गांधीवाद का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बदलना है किसी को, दिल बदलिए। चक्कू से बदलने का प्रयास बहुत दीर्घकालिक नहीं होगा। निष्कर्ष आपको लिखना है। और जब भी आप देखेंगे, जब इसका मतलब हमें क्लू मिल गया। अब जब भी मार्क्सवाद का कंपैरिजन गांधीवाद का कंपैरिजन किसी विचारधारा के साथ हो जाए, तो कहीं न कहीं कुछ समानता हो, कुछ अंतर होगा। हर विचारधारा में कोई न कोई तो अंतर होगा ही, कोई समानता भी होगी। वही बात आपको बस पॉइंट वाइज क्लेसिफाई कर दीजिए। और गांधी की हर जगह बेसिक शब्दों को लिखिए, और कहीं कहीं उनके जो विचारक हैं उनके नाम लिख दीजिए, बात बन जाएगी। गांधीवाद हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। अंतिम विचारधारा नारीवाद, फेमिनिज्म। अच्छा, गांधी के अनुसार आधुनिक कौन है? हु इज द मॉडर्न अकॉर्डिंग टू गांधी? आधुनिक कौन है? देखिए सवाल आपके गांधी को आपने पढ़ा, गांधी के हिसाब से आधुनिक कौन है? क्या? तेजी से बोलिए। सही बात है, एकदम सही बात है। याद रखिए, आधुनिक कौन है? जो सत्य है, अहिंसा, आत्मनियंत्रित है, वो आधुनिक है, और वही सिविलाइज है। और याद रखिए, जबकि हमने आधुनिकता का अर्थ क्या ले लिया? जो कितना बिजली का प्रयोग कर रहा है वो आधुनिक है, जिसकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा है वो आधुनिक है, और जो बड़े बड़े भवनों में रहता है वो आधुनिक है, जिसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो मॉडर्न है। इसे गांधी पूरे मॉडर्नाइजेशन के सिद्धांत पर ही आपत्ति करते थे। आधुनिक एक होता है, फिर वही बात हो गई, एक व्यक्ति का अंदर से विकास, दूसरा बाहर का विकास। कौन सा विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अंदर का विकास। कई बार मैंने हिमाचल उत्तराखंड के दूर दराज के गांव में गया दोस्तों, आदमी इतना भोला भाला, इतना सीधा साधा है, जो बोलता है एकदम ट्रांसपेरेंट, क्लीन वाटर जैसा। और दिल्ली में आप देख लीजिए कितना बड़ा फर्क आ गया। बाहर का विकास दिल्ली में ज्यादा है, हिमाचल गांव में? दिल्ली में बाहर का विकास ज्यादा है। लेकिन दोस्तों क्या विकास करेंगे, अंदर का या बाहर का? तो गांधी किसको सभ्य मानते थे? आंतरिक विकास को। और आंतरिक रूप में कौन ज्यादा विकसित है? आजकल सभ्य आदमी कौन है जो सूट बूट पहना है और धोती कुर्ता पहना, वो मॉडर्न है, या जो सूट वूट पहन कर है वो मॉडर्न है? इस याद रखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन।
मॉडर्न होना वेस्टर्न होना नहीं है। भाई सूट, अब पता चला गर्मी में सूट पहन के गले बांधने की क्या जरूरत है? गला आदमी फ्री किया है। पश्चिम ने गले बांधना सिखा दिया, टाई ही। गर्मी में हम क्यों टाई लगा के जन्म दें? टाई लगाने से आधुनिक होगा या विचारों से आधुनिक होगा? शरीर से आधुनिक होगा या आत्मा से आधुनिक होगा? गांधी ने फिलॉसफी अलग है। और इन सब चीजों का कहीं भी आप उपयोग कर दीजिए विचारों में, निबंध में। भाई आधुनिकता की बात आ जाए, सभ्यता के संघर्ष की बात आ जाए, पर गांधीवाद का विचार झोंक दीजिए दोस्तों। और पश्चिम के विचार सैमुअल हंटिंगटन ने कहा सभ्यताओं का संघर्ष होगा, यहाँ पे गांधीवाद को जोड़ सकते हैं। आयर की थ्योरी में, ओ माय गॉड, गांधीवाद। पश्चिम ने कहा लड़ाई हो गई, यथार्थवाद, लड़ाइयां गांधी का शांति। और आज यूरोप में पीस मूवमेंट चल रहा है, आज यूरोप में पीस मूवमेंट चल रहा है। जरा सोच के देखिए, गांधीवाद 100 साल पहले कर चुके थे, सब लोगों को समझ में नहीं आई बात। यथार्थवाद, ये सब यथार्थवाद कह रहा है लड़ो, उदारवाद कह रहा है व्यापार करो। गांधी ने कहा आत्मा को बढ़ाओ और शांति। अगला हेडिंग, नारीवाद, फेमिनिज्म। सबसे आधुनिक विचारधारा, यही कह लीजिए आधुनिक क्या उत्तर आधुनिक। अच्छा ये दोस्तों देखें कितना बड़ा वैचारिक परिवर्तन है ये। 90 के बाद की दुनिया और 90 के पहले दुनिया में कितना बड़ा आइडियोलॉजिकल चेंज हो गया। याद रखिए, हम लोग जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो दो ही वाद था, एक मार्क्सवाद, दूसरा उदारवाद। उसमें भारी पड़ जाता था मार्क्सवाद। अदर सोच के देखिए, अब हम कैसी दुनिया में आ गए हैं, मार्क्सवाद उदारवाद का डिबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद मार्क्सवाद उदारवाद, यानी लोग कहते हैं लेफ्ट एंड राइट, दो ही दिशा थी। नारीवादी कहते हैं दोनों दिशा बेकार थी। अब कौन कौन सी नई विचार? तो पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद ने लेफ्ट को भी अस्वीकार किया। पर्यावरणवाद कहता है नीदर लेफ्ट नॉर राइट, गो स्ट्रेट, सीधा चलो, दाएं बाएं घूम रहे थे। और नारीवादी भी दोस्तों एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो न उदारवादी बना पाए और न ही मार्क्सवादी बना पाए। लेकिन हैरानी की बात यह है, उदारवादियों से पूछा गया नारीवाद क्या है, उन्होंने कहा जो हम हैं वही नारीवाद है। अरे ये कैसी बात है? उदारवादियों से पूछा गया आर यू फेमिनिस्ट? उदारवादियों ने कहा हाँ, नारीवाद तो हमारा बच्चा है, ये हमसे पैदा हुआ है। नारीवादियों से पूछा गया भगड़ियों में बताओ, तो कह रहे हैं आप वो एक ही हैं। नारीवादियों ने कहा ये बड़े झूठे हैं, ये उदारवाद है, हम नारीवाद है। तो नारीवाद से पूछा गया आप में अंतर क्या है? उनका बताती हूँ अंतर क्या है। नारीवादी मानने को तैयार नहीं कि हम उदारवादी हैं। और आपको भी याद दिला दें, जब समाजवादियों से पूछा गया यार ये बताओ ये नारीवाद क्या है, उनका नारीवाद जो हम हैं वही नारीवाद है। नारीवाद से फिर पूछा गया ये भगनियों ये बताओ, भगनी मतलब सिस्टरहुड, इसे याद रखिए, लड़कियां लड़कियों के साथ बैठे लड़कों के साथ में, नहीं तो उनकी वर्ग एकता कमजोर होगी। एक बात याद रखिए, जो लड़कियां अलग बैठी हुई हैं बड़ी होशियार हैं, ये सिस्टरहुड है। और जो लड़कियां लड़कों के साथ बैठ गई हैं वर्ग एकता कमजोर हो गई है। लड़कों के साथ बैठने का मतलब दुश्मन के साथ मिल जाना। ये मेरा विचार नहीं है, नारीवादियों का है। इसे दोस्तों लड़कों पर कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। अच्छा बताइए दोस्तों, हमने सारे विचार बताए तो आपको आपत्ति नहीं हुई, और नारीवादी बता रहा हूं तो आपको आपत्ति हो रही है। ये क्या नारीवादी यही कहते हैं दोस्तों? नारीवादी इसलिए
मार्क्सवादियों ने कहा वर्ग संघर्ष होगा, नारीवादियों ने कहा होगा तो, लेकिन जो तुम लोग बता रहे वो नहीं होगा। मार्क्सवादियों से पूछा गया, अच्छा, मार्क्सवादी ने कहा अच्छा तुम वर्ग संघर्ष करोगे और हमारा वर्ग संघर्ष अलग अलग होगा? हमने कहा हाँ अलग अलग होगा। इस याद रखिए दोस्तों, नारीवादी विचार पढ़ के आदमी का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो तो लोग सोचने को विवश होंगे कि हमें लड़कों पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नारीवादी ऐसा कहते हैं, मेरा विचार थोड़े है, मैं ऐसा विचार नहीं देता। अब नारीवादी कहते, और याद रखिए जब हम कोई विचार बताते तो उसी के हिसाब से दुनिया देखते हैं, तभी तो हम देखेंगे। मेरा मानना है क्या हो तो मैटर ही नहीं करता, मार्क्स ने जैसा देखा मैंने वैसी दुनिया देखी, तब तो हमें समझ में आएगा वो बात। और कई बार गड़बड़ी समझ में कब आती है, जब हम मार्क्स को पढ़ के अपना विचार, यार ये कैसे कह सकता है, अरे पहले पढ़ो कैसे कह सकता है। कई लोगों की समस्या ये मार्क्सवाद के विचार को समझ में नहीं होती, बीच में यार ये बात तो ठीक नहीं लग रही। और तुम होते कौन हो ठीक सही बताने वाले, विद्वान तो हो नहीं आप अपने विचार लिखना नहीं है यार, जो बताया जाता है वो पढ़ लो। इस याद रखिए जब हम किसी भी विचार को देखते हैं दोस्तों, वैसी दुनिया में देखनी पड़ेगी, वैसी दुनिया माहौल वैसा बनाना पड़ेगा नारीवादियों जैसा। और यकीन मानिए जब नारीवादियों मार्क्सवादियों ने पूछा बहनों आप भी संघर्ष की बात करती हो, मैं भी संघर्ष की बात करता हूं, नारीवादियों ने कहा हाँ संघर्ष की बात करते हो, लेकिन तुम कहते हो संघर्ष मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच होगा, और मैं कहती हूँ संघर्ष पुरुषों और महिलाओं के बीच होगा। मार्क्सवादियों को ये होगा संघर्ष, ऐसा संघर्ष। नारीवादियों ने कहा जो आज तक नहीं हुआ, याद रखिए। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति, उदारवाद ने कहा फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया बदल दी, उदारवाद ने कहा फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया बदल दी, गौरवमयी क्रांति। याद रखिए मार्क्सवाद ने कहा फ्रांसीसी क्रांति गौरवमयी क्रांति ठीक नहीं थी, महिलाओं ने कहा ना फ्रांसीसी क्रांति गौरवमयी क्रांति ठीक थी ना साम्यवादी क्रांति ठीक थी, अब क्रांति होगी। इस दुनिया में भी तो क्रांतियां, अगर मार्क्सिस्ट इसका प्रयोग किया जाए, मार्क्स ने कहा था साम्यवादी क्रांति के पहले दुनिया में सारी क्रांतियां बुर्जुआजी थी। ईच एंड एवरी रेवोल्यूशन बिफोर मार्क्सिज्म हैज ओनली चेंज द वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द नीड ऑफ आवर इज टू चेंज द एक्सप्लॉयटेशन एट ऑल। मार्क्स करता था कि अभी तक तो क्या हुआ, हमने केवल संघर्ष के रूपों को बदला, हमें शोषण मात्र खत्म करना है। तो मार्क्सवाद से पूछा गया शोषण मात्र खत्म कब खत्म होगा, उनका फ्रांसीसी क्रांति से नहीं साम्यवादी क्रांति से। महिलाओं से पूछा भगनी आप बताओ शोषण कब खत्म होगा, उन्होंने कहा साम्यवादी क्रांति से भी नहीं, नारीवादी क्रांति से। व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए याद रखिए बंधुता होगी या भगनीवाद होगा। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या नारा दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, फ्रेटर्निटी, बंधु नहीं भगनी। क्योंकि दोस्तों बंधु ने भगनी की बात कभी समझी ही नहीं। और नारीवादी तो कहती है गद्दाफी मर गया, वो समस्या नहीं, समाधान नहीं हुआ, जार चला गया रसिया से। जार का मतलब वहां का अंपायर, जार का मतलब सामान रखने वाला जार नहीं, जारी अंपायर। जार चला गया वो समस्या नहीं है, राजा चला गया उसे भी समस्या नहीं हुई, सबसे बड़ी समस्या की जड़ पति है। और अगली क्रांति किसके खिलाफ, क्रांति घर घर में होगी या सार्वजनिक रूप में होगी, क्रांति घर के अंदर होगी या घर के बाहर होगी। अभी तक सारी क्रांतियां कहां हुई, बाहर, अगली क्रांति कहां होगी। और याद रखिए दोस्तों क्या करें, हम क्या हो गए, दोस्तों क्रांति से बच नहीं सकते, क्रांति से बच नहीं सकते, अब तो ये होके ही रहेगा। दोस्तों अब हंसिए या रोइए,
क्रांति तो होगी। अब देखिए, इतना भी पलायनवादी होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरा विचार करके देखें। याद रखिए, एक बहुत खास बात है, सच पूछिए, नारीवादियों ने ऐसी दुनिया खोली दोस्तों, और इसलिए बार बार कहा भी जाता है कि सच पूछिए भाई, मार्क्स को बड़ी पीड़ा थी मजदूरों की। अच्छा, ये कंपैरिजन जब तक सारी बात पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार कंपैरिजन पे आ रहे हैं, नारीवाद पे भी आएंगे। अगर आप देखें कैसी वैचारिक भिन्नता होती है, एंड व्हाई वी नीड डिफरेंट सेट ऑफ आइडियोलॉजीज। वही तो विचारधारा है, नजरिया बदला। एक ही दुनिया को देखने का तरीका गांधीवाद अलग है, एक ही दुनिया को मार्क्सवादी अलग तरीके से देखते हैं, एक ही दुनिया को उदारवादी। दुनिया एक है, यही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मानविकी विषय का दिन बेसिक डिफरेंस आता है। और ये साइंस का स्टूडेंट जब मानविकी विषय पढ़ता है, पहली बात तो समझ को ये क्या है यार, एक ही चीज की व्याख्या, उसको उसने सीधा न्यूटन का नियम लगा रखा है, हर बात में एक ही फार्मूला चलते ही चलेगा, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर, एमसी स्क्वायर। हमारे यहाँ कभी एमसी भी हो सकता है, और कभी स्क्वायर होगा, कभी स्क्वायर हटा के थ्राइस हो जाएगा। नजरिया बदला, दुनिया के व्याख्या के अच्छी तरीके नहीं दोस्तों। और जरा सोच के देखिए, उदारवादियों को राजा से समस्या थी, मार्क्सवादियों को पूंजीपति से, नारीवादियों को ऐसा विचार, यकीन मानिए, पूरे समाज को नई दिशा दे दी, पूरे समाज को। और मार्क्स नारीवादियों ने ऐसे विचार दिए दोस्तों, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। पहला पॉइंट, इसे पहला। अच्छा, नारीवाद में, अच्छा नारीवादी विचार, अच्छा नारीवादी करना क्या चाहते हैं? पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि चूंकि अब तक इनका शोषण किया गया है, इसलिए अब ये खुद शोषण करेंगी। ऐसा प्लान है या नहीं है? असल में हमारे यहाँ नारीवादी विचार प्रभावी नहीं बन पाए दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात है, या ऐसा किया जाए, महिलाएं खुद पुरुषों जैसा बन जाएंगे, इसलिए शोषण की नौबत न आए। या तीसरा, समाज में महिला के मूल्यों का समान सम्मान होना चाहिए। वी शुड गिव द इक्वल रिस्पेक्ट फॉर द फेमिनिन वैल्यूज। अच्छा, महिला के मूल्य क्या है, महिला की विशिष्ट पहचान क्या है? बहुत अब देखेंगे कि हमारे यहाँ समाज का डिवीजन किसी ने किया क्लास पे, किसी ने किया रिलीजन पे। महिलाओं ने कहा ना, रिलीजन नहीं, क्लास नहीं, सोशल क्लासिफिकेशन का बेस्ट आधार क्या है? सेक्स, जेंडर। जेंडर इज द फाउंडेशन ऑफ डिवाइडिंग द सोसाइटी। तो जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स की बात आज तक कभी किसी ने की नहीं थी। और याद रखिए, पॉलिटिक्स को तो हमेशा माना गया कि ये बाहरी जीवन की गतिविधि है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? अब हम पॉलिटिक्स का यही मतलब मानते, चुनाव होना, बीजेपी कांग्रेस के बीच की राजनीति, दैट इज द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बीजेपी और कांग्रेस से शुरू होती है, घर में शुरू होती है। सुबह सुबह चाय कौन बनाएगा? अच्छा, जहां पे भाई बहन है, चाहे बहन बनाती है, भाई बनाता है। लड़कियां बताए चाहे कौन बनाता है? अच्छा, दूसरा, जो लोग मैरिड हैं वो बताएं, चाहे हस्बैंड बनाता है, वाइफ बनाती है। कौन बनाता है? मेरे घर में जाके देखा हुआ है। इसलिए सच मानिए, पॉलिटिक्स यहां शुरू होती है। इसे नारीवाद की पहली बात देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। पॉलिटिक्स तो नहीं, राज्य के विचार में हमारे पूरा एकदम रेडिकल चेंज कर दिया। तो शुरुआत करें, पहला, नारीवादी नारीवादी विचारधारा का पहला चरण, द फर्स्ट फेज ऑफ फेमिनिस्ट थॉट। नारीवादी विचारधारा का पहला चरण,
आप याद रखिए, ये सही मैंने नारीवाद है तो नहीं, लेकिन नारीवाद का विकास इसी रूप में हुआ। कई लोगों ने क्लेम ऐसा किया कि नहीं, नारीवाद तो हमें से जुड़ा हुआ है। जैसे अब हम एग्जाम्पल दें, फर्स्ट पेशीवाद हम क्यों करते हैं? जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि देयर इज अ लिबरल फेमिनिज्म। अब यहां समझने की बात यह है, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। आपने कहा यार ये कौन सा विचार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हम शब्द का प्रयोग करें कि लिबरलिज्म मार्क्सिज्म। हमने उदारवाद तो अलग पढ़ा, समाजवाद अलग पढ़ा, मार्क्सवाद अलग पढ़ा। अब यहां एक कनेक्शन कैसे करें? लिबरल फेमिनिज्म, हमने ऐसा तो नहीं कि गांधीज्म लिबरलिज्म, ऐसे शब्द का प्रयोग तो हमने नहीं किया। लेकिन चूंकि नारीवाद की शुरुआत हम वहां से करें, कई उदारवादी क्लेम करते हैं कि वी आर फेमिनिस्ट। जो नारीवाद का पहला चरण शुरू हुआ, जो फेमिनिज्म की बात आई, उसमें यह कहा गया कि नहीं, उदारवाद और नारीवाद में कोई अंतर नहीं है, यद्यपि इसे नारीवादियों ने नहीं माना। और सच मानिए, इफ लिबरलिज्म एंड फेमिनिज्म इज सेम, इसका मतलब था कि फिर नारीवादी नामक स्वतंत्र विचारधारा की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर नारीवादी विचारधारा की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। इसका मतलब है, आप ये लिबरल क्यों क्लेम करते हैं कि वही नारीवादी है? नारीवादियों क्लेम क्या बाद में देखेंगे, पहले लिबरल्स का क्लेम देखेंगे, व्हाई दे आर क्लेमिंग दैट दे आर फेमिनिस्ट। अब आप देखिए, यह रटने की बात नहीं है। उदारवादी किस बात को मानते हैं आपको याद है? तो आप मुझे बताइए, हम आपको यहां लिख लें। ये बात आप जानते हैं, उदारवादी कुछ मूल्य की बात करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। मूल्य की बात करें, स्वतंत्रता समानता, ये बात तो उदारवादी ने दी। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति पैदाइशी स्वतंत्र है, अधिकारों के साथ पैदा हुआ है, ये केवल पुरुषों को मिला है, महिलाओं को भी। देखिए सच बात है, उदारवाद पहले क्लेम लेकर आया। उदारवाद ने कहा ईच एंड एवरी वन इज इक्वल, सभी समान है और सभी को जन्मजात अधिकार है, यानी राइट्स इज अवेलेबल एज अ बर्थ राइट। उदारवादी ऐसा मानते हैं, इस बारे में कोई दोहराई नहीं कर सकते। बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए, उदारवादियों ने धर्म पर हमला किया, पोप पर हमला किया, सामंतवाद पे हमला किया। तो अब बताइए, फ्यूडलिज्म, रिलीजन, ये महिलाओं की आजादी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था या उदारवादी मूल्य? उदारवादी मूल्य समानता, अधिकार, स्वतंत्रता, इन विचारों को लेकर आया और इसलिए महिलाओं को भी आजादी मिली। उदारवाद ने ऐसा थोड़े कहा इट इज ओनली फॉर मेल, इट इज ओनली फॉर फीमेल। स्वतंत्रता समानता का विचार तो उदारवाद अधिकार लेकर आया। पहला इनका आर्गुमेंट ये है। अच्छा, दूसरी बात आप देखेंगे, इक्वल वोटिंग राइट की बात किसने की? समान मतदान के अधिकार की बात किसने की? उदारवादियों ने। ये बात सच है। इक्वल वोटिंग राइट की बात लिबरल्स ने की, और पहली बार इक्वल वोटिंग राइट्स अगर महिलाओं को मिला तो निश्चित तौर पर उदारवाद ने महिलाओं पुरुषों के बीच बड़ी समानता पैदा की। और अभी आप देखेंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उदारवादी और विचार क्या लेकर आए? इक्वल पे फॉर समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वोटिंग राइट। और उदारवाद का प्रभाव खास तौर पर देखेंगे, हमारे संविधान में लिखा गया है राष्ट्रपति भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है। ये उदारवादी संविधान ही तो है, जो पहले यूरोप में आया, अमेरिका में आया। अगर राष्ट्रपति भारत का कोई नागरिक हो सकता है तो वे इट डजंट मैटर वेदर ही और शी इज मेल और फीमेल, वो पुरुष है महिला है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई पुरुष है महिला है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन बस एक बात है कि वो समान अधिकार, संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं। और अपने संविधान में भी आप देखेंगे तो बार बार लिखा गया है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं बनाया किया जाएगा। और ये भी बार बार देखेंगे,
संविधान जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात करता है या जेंडर प्रेफरेबल लॉज की बात करता है? मामला तो आगे है। उदारवादियों का इतनी बात नहीं है। इसका मतलब ऐसा दिखता है, उदारवाद की बेसिक मान्यता आप देखेंगे, विधि के समक्ष समानता, इक्वल वोटिंग राइट, संविधान के अधिकार, उसमें अपने आप ऐसा लगता है पुरुष और महिलाओं को समानता मिल जाती है। मिलती है नहीं मिलती है? तो क्या उदारवादियों के क्लेम मान लिया जाए कि यही वास्तविक रूप में नारीवाद का आधार किसने रखा? और आपको हम बता दें, स्कॉलर का नाम अगर दें, पहला अच्छा, मामला इतना ही नहीं है, बल्कि अगला पॉइंट, वर्तमान, अगला पॉइंट, वर्तमान कल्याणकारी राज्य के द्वारा वर्तमान कल्याणकारी राज्य के द्वारा महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। The welfare state provided the various basic facilities for the women. वर्तमान कल्याणकारी राज्य के द्वारा महिलाओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई, और वर्तमान कल्याणकारी राज्य तो उदारवादी है, उदारवादी ही अपने कल्याणकारी राज्य विचार लेकर आए। अब आप देखेंगे कैसे हमारे यहाँ बल्कि भाई मांग की जा रही है कि वी शुड मेक जेंडर न्यूट्रल लॉज। हमारी विधियों में पहले तो ये किया गया महिलाओं पुरुषों के बीच समानता की गई, अब तो महिलाओं को प्रेफरेंस दिया गया है। उसका नंबर एक एग्जाम्पल है घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम। घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम का मतलब अगर पत्नी ने पति को पीटा तो पत्नी को कुछ भी नहीं होगा, और पति ने पत्नी को पीट दिया, इसका मतलब है, जरा सोच के देखिए, कानून का दायरा घर के अंदर तक है, घर के बाहर ही नहीं है। और घर के अंदर किसको प्रोटेक्ट किया गया है, पत्नी को या पति को? पत्नी को। तो जेंडर न्यूट्रल लॉज है कि जेंडर बायस्ड लॉ है? इसे बायसनेस करना ठीक नहीं है, ये जेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। दहेज का मामला देखिए, अगर कोई पुरुष कहे कि महिला हमसे दहेज मांग रही है, जिसका बेकार की बात कर रहे हैं तुम, महिला तुमसे दहेज मांग रही है, लेकिन महिला कह दे ना पुरुष ने हमसे दहेज मांगे, देखिए बिल्कुल सही, करेक्ट, आजा आजा बेटी आजा आजा, मैं इसको बेटी कान लगा लेता हूँ। याद रखिए, इट्स जेंडर न्यूट्रल और जेंडर फेवरेबल लॉज। और यकीन मानिए, ये जब उसका लोगों ने बहुत मिसयूज कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए बार बार इसको कह रहा है, लेकिन आज की डेट में कोई महिला ने, अब इसका बहुत मिसयूज है, एक्सेप्टेड है कि हमारे यहाँ तो, इसका ये मतलब है महिलाओं का उत्थान हो गया, महिलाओं का उत्थान नहीं हुआ है, लेकिन हर लॉ के मिसयूज हो सकते हैं। आज की डेट में अगर किसी महिला किसी व्यक्ति पर केवल यह आरोप लगा दे कि उसके साथ बलात्कार किया गया, कोई मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब हम तो किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। महिला कभी ऐसा करती नहीं। भाई कई कई लोग ऐसा है, मिसयूज का हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना कठोर लॉ इसलिए बनाया गया कि महिलाओं के प्रोटेक्शन, सम्मान की रक्षा की जाए। अब जरा सोच के देखिए, ऐसा लगता है दोस्तों उदारवाद ने तो महिलाओं को सब कुछ दे दिया, अलग से नारीवाद लाने की आवश्यकता थी? लिखने की बात, उदारवादी उदारवादी विचारों से ही उदारवादी विचारों से ही महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में समानता प्राप्त हुई। सार्वजनिक जीवन में समानता अंडरलाइन,
women's got equality in public life. Equality in public life underline. Due to liberal thought and ideology, उदारवादी विचारों के परिणाम स्वरूप ही महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में समानता प्राप्त हुई और इस विचार को आगे बढ़ाने का श्रेय मेरी वोल्स्टेनक्राफ्ट और J.S. मिल मेरी वोल्स्टेनक्राफ्ट और J.S. मिल के द्वारा आगे बढ़ाया गया। मैरी वोल्स्टेनक्राफ्ट ने 2 किताब लिखी थी, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। उनकी जो बड़ी फेमस किताब थी, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स। मिल ने लिखा था सब्जेक्शन ऑफ वुमन। मिल ने किताब लिखा था। मैरी वोल्स्टेनक्राफ्ट ने लिखा था द विंडिकेशन। विंडिकेशन का मतलब होता है कि प्रमाणित करना। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। और अब अगर हम J.S. मिल की बात देखें, मैरी वोल्स्टेनक्राफ्ट ने पहली किताब लिखी थी और मैरी वोल्स्टेनक्राफ्ट ने रिएक्ट किया था रूसो पर। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस के फादर माने जाते हैं अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल ने बात लिखी थी कि प्रकृति ने पुरुष और महिलाओं को जैसा नहीं बनाया है। इसका मतलब है पुरुष विवेकशील होता है, महिला भावना प्रधान होती है। इसलिए शासन का काम महिलाओं को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। महिलाओं को मूल काम क्या मिलना चाहिए? घर का प्रबंध। दैट इज व्यू ऑफ अरिस्टोटल। और संयोग की बात है, जो अरिस्टो का ये विचार था वो पूरी दुनिया में ही लगभग वैसा था। हमारे मानव धर्मशास्त्र में लिखा गया है, मानव धर्मशास्त्र में लिखा गया है, जो भारत में सबसे क्लासिकल है, पूरी दुनिया में पहले सबसे पुरानी रचना है मानवीय कानून के बारे में। मानव धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने जब महिलाओं को बनाया तो बनाने के साथ उन्होंने ऐसा दुर्गुण बढ़ा दिया, उनको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए बचपन पर उन पर पिता का नियंत्रण होना चाहिए, युवावस्था पर पति पर, और वृद्धावस्था में बेटे का। इसका मतलब यह है कि महिला पर हमेशा निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। तो महिला कैदी है या मानव है? सवाल ये है भाई, महिला पर निगरानी या बनाए रखेंगे? अच्छा, खास बात है, तो महिला दास हो गई या मानव हो गई? भाई देखिए, निगरानी बनाने की आवश्यकता दास की होती है। और दूसरी बात, आखिर में अरिस्टोटल जैसे लोग, रूसो महान विचारक, 18th सेंचुरी, दैट वाज एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और रूसो का इतना महत्व है, कहा जाता है पूरे पश्चिम में रूसो इतना महत्वपूर्ण विचारक है, जिससे उदारवादियों ने सीखा, समाजवादियों ने सीखा, मार्क्सवादियों ने सीखा। उससे कौन प्रभावित नहीं था? लेकिन रूसो ने भी अपनी ईमेल लिखी। रूसो की शिक्षा पर रचना ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। रूसो ने ईमेल लिखा, उसने कहा कि महिलाओं को शिक्षा देने कोई फायदा है नहीं। रूसो ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा देने कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये भावनात्मक होती है,
और रूसो ने अगली बात भी कह दी, उसने कहा महिलाओं की एक समस्या है, ये समाज के हितों के पहले परिवार के हित को ला देती है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका देने कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं सेक्रीफाइस वाली टेंडेंसी यही नहीं है। ये समाज के लिए काम नहीं कर सकती, राज्य के लिए काम नहीं कर सकती, अपने अपने पारिवारिक लाभाएं सोच नहीं पाएंगे। मेरी वोल्सनक्राफ्ट से पूछा गया रूसो महोदय ने ऐसा कहा, रूसो उल्लू था। मेरी वोल्सनक्राफ्ट ने कहा अगर मुझे मिल जाए तो मैं 2-4 लाफे भी जोड़ दूंगी। रूसो, उनका रूसो मूर्खता का सरताज था। और एक खास बात है, मेरी वोल्सनक्राफ्ट को बड़ी सिंपल सी बात, देखिए महिला पुरुष महिला के बीच जो विषमता पैदा कीजिए उसका आधार पारिस्थितिक तो मिला नहीं कभी। महिला पुरुष के बीच विषमता ठीक वैसे है जैसे जातिगत विषमता, महिला पुरुष के बीच विषमता ठीक वैसे है जैसे प्रजाति विषमता, ठीक वैसे है जैसे धार्मिक आधार पर किसी से अलगाव करना। महिला होना, आखिर में रूसों से कहा जाए क्या तुम्हारे पास कोई वैज्ञानिक तर्क था? तो खुद ही घुमक्कड़ आदमी था, उसके पास वैज्ञानिक तर्क कौन सा था? और मिल मिल बड़ा संजीदा व्यक्ति था। अच्छा, मिल का भी अफेयर था, एक ऐसे महिला के साथ जब विवाहित थी तो उसमें हैरियट टेलर मिल का नाम था। तो मिल एक विवाहित महिला के साथ का संबंध था, जबकि खुद भी विवाहित था वो। तो उसको समाज में लोग बहुत धिक्कारते थे, गए तो बहुत बेकार आदमी है, विवाहित महिला के साथ संबंध रखता है, ये सामाजिक मान्यताओं को तोड़ रहा है। उसने कहा यार ये बताओ, जब हमारी उसकी सहमति है तुम लोग क्यों कूदते हो फिर? और मिल ने बड़ी अच्छी बात कही, तो क्या कहा पहले? मिल ने इंग्लैंड के आधुनिक समाज का उल्लेख करते हुए कहा, मिल ने इंग्लैंड के आधुनिक समाज का उल्लेख करते हुए कहा, while pointing out about the modern society of England, Mill said that आधुनिक समाज का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं की स्थिति दासियों की भांति है। They are living like slaves. महिलाओं की स्थिति दासियों की भांति है। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य विवाह है। The marriage is the sole objective of the life of the